नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। हम अजय कुमार पांडे जो है मेंटर्स मैथमेटिक्स के और हम लोगों ने मैथमेटिक्स के आज से क्लासेस एसआई के लेवल की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। एसआई में सबसे पहले जो है मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू एलसीएम एचसीएफ और परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस एसआई सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की चैप्टर और एलिगेशन के चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स वाइज डेली हम लोग चैप्टर्स बनाते जाएंगे, क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। हम उन्हीं क्वेश्चनों की डिस्कशन करेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट्स है, आपके क्वेश्चंस मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। और आज हम लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो बात करते हैं वो क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं कि कितने प्राइम फैक्टर होंगे, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे या कितने इसके गुणनखंड होंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड के बारे में आप जान लीजिए है क्या। गुणनखंड या कह दे कि किसी भी संख्या के कितने फैक्टर होंगे, कितने भाजक होंगे, भाजकों की संख्या कितनी होगी। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल्स की बात करें, जैसे इन क्वेश्चन को करने से पहले कह रहा है कि 1728 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि एक छोटा सा लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 56 के कितने गुणनखंड होंगे या कितने भाजक होंगे। अगर 56 की बात करें 56 की बात करें तो 56 का हेलो, अच्छा अच्छा, तो कंटिन्यू है ना। तो बात हमारी ये रहती है जैसे गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या पे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्वेश्चंस ये है कि यहाँ पे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल आपकी बात करूं कि 56 के कितने गुणनखंड होंगे, कितने भाजक होंगे। तो अगर 56 के भाजकों की संख्या बात करें तो 56 का अगर आप गुणनखंड करें 56 के गुणनखंडों की अगर बात करें 56 के गुणनखंडों की बात करें हाँ, तो जैसे हमने बात कर रहे थे कि गुणनखंडों या भाजकों की संख्या पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स में एक छोटे से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि 56 है, 56 के कितने गुणनखंड होंगे। 56 के कितने गुणनखंड। सर प्रॉब्लम वही हो रही है फिर। हाँ, बिना टच किए ही। बिना टच जैसे स्टार्ट कर रहे हैं वैसे तुरंत याद आ रहा है। ये क्या कर रहे हैं। हाँ, यही यूज कर रहे थे। हाँ, हम लोग भाजकों की संख्याओं की बात कर रहे थे। भाजक में सबसे पहले जैसे हमने एक छोटा सा एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि 56 के कितने गुणनखंड होंगे। अगर यहां पे हम 56 लिख दें 56 का अगर हम गुणनखंड करें तो सबसे पहले क्या होगा, ये 2 से कटेगा कितनी बार में, 28 बार में। फिर 2 से करें तो कितना हो गया मेरे भाई, 14 होगा। 2 से बात करें तो कितना हो गया, 7। तो अगर यहां पे देखा जाए कि 2 के पावर कितना आ रहा है भाई, 2 के पावर 3 और गुड़े क्या हो रहा है 7 के पावर 1। तो 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 अगर हम गुणनखंडों की संख्या बात करें कि गुणनखंड इसके कितने होंगे, तो जो पावर है
यानी पावर 3 है तो उसमें 1 ऐड कर दीजिए, और इसका पावर है ना, इसके पावर में भी 1 ऐड कर दीजिए। तो 1 ऐड करने में क्या हो गया, 3 और 4 इंटू 2 बराबर कितना हो गया भाई, 8। इसके कितने गुणनखंड होंगे, 8 गुणनखंड होंगे। गुणनखंड का मतलब क्या है कि 8 किसके किसके टेबल, ये 56 किसके टेबल में आएगा। अगर 56 की बात करें तो इसके भाजकों की संख्या, अगर हम भाजक की बात करें, तो भाजक यानी 56 किसके किसके टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 8 के टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा, 28 के टेबल में आएगा, 14 के टेबल में आएगा, और खुद किससे कटेगा, वो 56 से कटेगा। तो अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने गुणनखंड होंगे, टोटल 8 गुणनखंड होंगे। यानी कितने भाजक होंगे, टोटल 56 के 8 भाजक होंगे। उसी तरह ये क्वेश्चन है कि 1728 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। यानी 1728 के गुणनखंडों की संख्या बात करेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1728 का आप गुणनखंड करेंगे, यानी इस तरह का फैक्टर करेंगे। तो 1728 का फैक्टर करना है, तो सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, 1728 का आप इनका फैक्टर करिए, 1728। तो सबसे पहले ये 2 से कटेगा, 2 हमेशा सबसे प्राइम नंबर 2 से करेंगे, तो 2 से ये कटेगा कितनी बार में, 8 6 4, फिर 2 से करेंगे ये होगा 4 3 2, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 6, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा आपका 108, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा ये 54, फिर 3 आपका 2 से करेंगे, यहां पे फिर 2 से करेंगे 54 को तो ये हो गया आपका 27, फिर 3 से करेंगे फिर ये हो गया 9, फिर यहां पे क्या है 3 से करेंगे ये हो गया 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। तो अगर आप यहां पे देखें कि 1728 के कितने, 1728 यानी 2 की जो संख्या, 2 प्राइम नंबर कितनी बार आ रहा है, 2 प्राइम नंबर देखा जाए 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर कितना हो गया 6, 2 के पावर 6, यानी 1 2 3 4 5 6, और 3 कितनी बार आ रहा है, 3 के पावर क्या होगा 3 होगा, 3 के पावर 3। तो उस केस में अगर देखा जाए गुणनखंडों की संख्या आपको निकालनी है तो क्या करेंगे, 2 के पावर 6 है यानी 6 प्लस 1, और यहां पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, तो टोटल अगर आप देखें यानी पावर 2 के पावर 6 है तो 6 प्लस 1, और यहां पे क्या होगा 3 प्लस 1, यानी हो गया यहां पे 7 प्लस इंटू 4 कितना हो गया 28 होगा। तो गुणनखंडों की संख्या कितना होगा 28 होगा। तो मेरे भाई 1728 का बोले कितने भाजक या गुणनखंड होंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 1728 का आप फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 2 प्राइम नंबर कितनी बार आ रहा है, 2 प्राइम नंबर टोटल 6 टाइम्स आ रहा है, और 3 प्राइम नंबर 3 बार आ रहा है। तो जो पावर है उस पावर में हम क्या करेंगे 6 प्लस 1 3 प्लस 1, यानी 7 इंटू 4 कितना हो गया 28 होगा। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, बोलेगा 1728 से कितने गुणनखंड होंगे। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है कि भाजकों की संख्या, गुणनखंड पूछे या फाइंड द नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ, इनका डिविजर्स पूछता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे यहां पे आप इनका सबसे पहले अगर इनका गुणनखंड करिए तो गुणनखंड करने में क्या है, आपको 2 जीरो दिख रहा है तो 100 को अलग कर दीजिए, अब ये क्या हो जाएगा 108 हो जाएंगे, 108, और 108 का आप गुणनखंड अगर यहां पे करें तो क्या होगा 54,
फिर 2 से होगा आपका 27, फिर 3 से क्या होगा 9 बार 9 3 27, फिर 3 से 3 3 के 9, फिर 3 से करेंगे 1। तो अगर आप देखा जाए 100 का अगर आप फैक्टर करते हैं तो 100 के फैक्टर में क्या होगा 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5, यानी अगर 2 की संख्या देखा जाए तो 10800 में 2 कितनी बार है, 2 प्राइम नंबर कितनी बार आ रहा है 2 और 2, यानी 2 की पावर कितना हो गया 4, और 3 कितनी बार आ रहा है 3 जो है आपका 3 की संख्या 3 बार और 5 की संख्या 2 बार आ रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी 4 + 1 जो भी पावर है उस पावर में 1 ऐड कर दिए। 3 के पावर 3 है तो 3 + 1, 5 के पावर 2 है, पावर 2 है तो 2 + 1। उस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना हो गया 4 3 12, 12 5 60। टोटल कितने गुणनखंड होंगे, टोटल 60 गुणनखंड होंगे। तो मेरे भाइयों इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए, क्योंकि गुणनखंड आपको एलसीएम और एचसीएफ में भी जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले यही पूछा जाए कि कुल कितने भाजक होंगे या कुल कितने गुणनखंड होंगे। उस केस में क्या करेंगे आप, इनका गुणनखंड करने के बाद जो प्राइम नंबर 2 है 2 के पावर कितना आ रहा है 4 आया तो 4 में 1 ऐड कर दिया। 3 के पावर 3 है तो पावर जो है उस पावर में 1 ऐड करके 2 के 8 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका गुणनखंड आप ज्ञात कर सकते हैं कि टोटल कितने गुणनखंड या भाजक होंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं इस पे। जैसे आपका प्रैक्टिस के लिए 240 के अभाज्य गुणनखंड, यहां पे क्या बात कर रहा है, यहां पे आपका प्राइम फैक्टर की बात कर रहा है। इसके पहले जो भी क्वेश्चन थे वो कहता है कि कितने फैक्टर होंगे, कितने गुणनखंड होंगे या कितने भाजक होंगे, लेकिन यहां पे क्या बात कर रहा है प्राइम फैक्टर की बात कर रहा है, कितने अभाज्य संख्याएं होंगी। इसके अगर फैक्टर देखा जाए 240 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो 240 का अगर करना है तो उस केस में क्या होगा, यहां पे भी आप ऐसे 10 इंटू 24 लिख सकते हैं। 10 का आप अगर फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 5 हो गया। 24 का अगर फैक्टर करना है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यानी अगर 2 की संख्या अगर आप देखें तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 प्राइम नंबर जो है आपके 3 और 1 4 बार आ रहे हैं, और 3 कितनी बार आ रहा है 1 बार, और 5 कितनी बार 1 बार। तो यहां पे जब भी अभाज्य गुणनखंड की बात करें, प्राइम फैक्टर की बात करें, तो 2 प्राइम नंबर कितनी बार आया है। जब भी आपकी प्राइम फैक्टर के बारे में बात करें, प्राइम फैक्टर की बात करें तो 4 + 1 3 के पावर 1 और +1, जो भी प्राइम नंबर के पावर है उन पावर को सिर्फ ऐड कर दीजिए। 4 और 5 5 और 8 6 होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6 होगा। तो मेरे भाइयों ध्यान दीजिए, जब भी अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो संख्याओं का आप गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद प्राइम नंबर 2 के पावर कितना है उस पावर को ऐड करेंगे, 3 प्राइम नंबर के ऊपर कितना पावर उसको ऐड करेंगे, 5 प्राइम नंबर उसके ऊपर पावर जो है उन पावर का ऐड ही, उन पावर की जो है घात की संख्याओं का योग ही अभाज्य गुणनखंड होता है। लेकिन भाजक की बात करें या गुणनखंडों की संख्या बात करें तो जो पावर होता है उस पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। जैसे आप देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में पूछे गए हैं कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 30 के ऊपर 26, 25 को और 51, 12 के ऊपर 23 है, कितने प्राइम फैक्टर होंगे। तो जब प्राइम फैक्टर की बात कर रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे हम 30 का गुणनखंड करेंगे, 30 का फैक्टर करेंगे। अगर 30 का फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा, आपस में मल्टीप्लाई करिए, 3 2 6 6 5 30, यहां पे पावर कितना होगा 26। 25 को अगर फैक्टर करें तो 5 इंटू 5 होगा, और वो पावर कितना हो रहा है भाई 51 हो रहा है। यहां पे हम 12 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा, और इसके पावर कितना हो रहा है 23 हो रहा है। अगर आप देखें तो 26, यहां पे 2 के पावर क्या होगा 2 के पावर 26, 3 के पावर 26, 5 के पावर 26 होगा, प्लस इसको हम क्या 5 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर कर दे, ये हो गया 51। यहां पे 2 का 2 स्क्वायर इंटू 3 कर दे, और ये क्या हो गया 23। तो अगर यहां पे देखिए 2 के पावर 26, 3 के पावर 26 और 5 के पावर 26 है, और ये होगा यहां पे 5 के पावर कितना होगा 102,
इंटू 2 के पावर क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 46, और यहां हो जाएगा 3 के पावर 23। तो जितने भी पावर है उन पावर को ऐड कर दीजिए। तो अगर दिखा दे 26 26 26 और 26, 26 कितनी बार आ रहा है, तो 26 इंटू 3 करेंगे, प्लस 102 प्लस 46 प्लस 23, सबको जोड़ देंगे। यहां पे प्राइम पावर को ही मेड होता है, प्राइम फैक्टर की बात कर रहा है, यहां पे प्राइम फैक्टर की बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 3 6 18, 1 3 2 6 और 1 7 78 प्लस 102 प्लस 46 प्लस 23, सारे पावर को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा मेरे भाई 78, और ये हो गया आपका 180, कितना हो गया 180, और यहां पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 69, ये हो गया 9, ये हो गया 4, 249, कितना होगा 249। तो मेरे भाई इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आए कि पावर के रूप में पूछता है कि 30 के पावर 26, 25 पावर 51, 12 के पावर 23 है, और इस तरह का जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो पावर है 2 कितनी बार आ रहा है 26, 3 कितनी बार 26, 5 कितनी बार 26, सारे पावर का आप ऐड कर देंगे, वही उसका क्या होगा, प्राइम गुणनखंड होगा। क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड में होते हैं। सेम क्वेश्चन है, आप यहां पे क्या करेंगे, सेम रिपीट करते हैं। यहां पे क्या है 30 है, तो 30 का अगर आप फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर क्या होगा 15, और 22 है तो 22 का क्या होगा 2 इंटू 11 की पावर 11, और ये होगा आपका 3 इंटू 5 की पावर क्या होगा 24। तो यहां पे देखिए 2 प्राइम नंबर है, एक बार है 3 बार है, तो कितना लिख सकते हैं 3 इंटू 45 कर दो, 3 इंटू 15, यानी 2 प्राइम नंबर कितनी बार 50 बार, 3 15 बार, तो आप 3 इंटू 15 कर दो। यहां पे क्या है 2 प्राइम नंबर है और कितनी बार आ रहा है 2 बार, ये होगा 11, और यहां पे बात कर रहे हैं तो 2 प्राइम नंबर है 3 और 5, तो यहां पे क्या लिखेंगे 2 इंटू 24। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये कितना हो गया 45, ये कितना हो गया 22, ये कितना हो गया 48, सबको 8 कर दो, ये 8 करेंगे तो कितना हो गया, इन दोनों का 8 70 प्लस 45 कितना हो गया है भाई, ये हो गया 115, कितना हो गया 115। तो इस तरह के क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंडों में होता है। जब भी आधार के ऊपर किसी भी बेस के ऊपर पावर है तो उस बेस का क्या करेंगे आप, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 के रूप में इनको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। और जो पावर है यहां 3 अभाज्य संख्या है तो 3 इंटू 45, 2 अभाज्य संख्या है 2 इंटू 11, यहां पे 2 अभाज्य संख्या है 2 इंटू 24, टोटल नंबर को ऐड कर देंगे, यही आपका क्या होगा अभाज्य गुणनखंड होगा। जैसे कभी कभी देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें, इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। अब देखिए यहां पे हम लोग बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए, यानी जी नंबर आप जीरोस पता करना। क्योंकि क्वेश्चन अभी हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात किया था, अब क्वेश्चन इस तरह का होता है कि कोई भी आपके जैसे क्वेश्चन इस टाइप के हैं और बोलेगा नंबर आप जीरोस कितने होंगे, शून्यकों की संख्या कितनी होगी। शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, शून्य का मतलब है अगर आप इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितने जीरो आएंगे, लास्ट में कितने जीरो आएंगे। जैसे क्वेश्चन आपके कह रहे, क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10,
अगर मैं बोलूं कि सबका मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्य कितने होंगे, तो क्या होगा भाई, अगर शून्य कब होगा, जीरो होने के लिए क्या चाहिए, एक जीरो होने के लिए अगर हमें 10 लिखना है तो इसका मतलब क्या होगा 2 × 5, यानी एक बार 2 और एक बार 5। एक जीरो, अगर एक जीरो के लिए एक 2 और एक 5 का होना बहुत जरूरी है। अगर बात ऐसे करें यहां पे 100 की, 100 कब होगा, जब आपके पास दो दो हो और दो 5 हो, यानी 5 और 2 का होना बहुत जरूरी है। यानी किसी भी शून्य ज्ञात करने के लिए 2 और 5 चाहिए। अगर इस क्वेश्चन के अंदर आप देखा जाए तो अगर दो कितनी बार आ रहा है, 2 तो यहां पे भी होगा, यहां पे भी 2 होगा, 2 यहां पे भी होगा, 2 इसमें भी होगा, लेकिन 5 की संख्या क्या होगी, सिर्फ 2 बार आ रही है। कब कब, एक तो 5 यहां पे है और ये अगर इसका फैक्टर करें तो 2 × 5। तो शून्यकों की संख्या अगर बात करें तो कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, क्योंकि 5 की संख्या सिर्फ 2 बार ही आ रही है। उसी तरह इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखिए, कह रहा है 1 3 5 7 9 11 99 101। तो अगर बात करें तो ये है क्या, ये टोटल अभाज्य संख्या है। टोटल क्या है, अब ये टोटल क्या है, आपके ऑड नंबर है, ऑड नंबर विषम संख्या है। और विषम संख्याओं में आपका क्या है, 2 कहीं नहीं मिलेगा। विषम संख्या वो होती है जो किसी से क्या हो, 2 से विभाजित ना हो, यानी इसमें वो नंबर नहीं है। इसलिए शून्यकों की संख्या क्या होगी मेरे भाई, 0 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे, 0 शून्यक होंगे। एक क्वेश्चन अगर आप यहां ध्यान से एक चीज देखिए, अगर मैं आपसे यही कह देता कि 1 से 100 के बीच में कुल कितने शून्यक होंगे, 1 से 100 के बीच शून्यकों की संख्या अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 1 से 100 तक अगर मैं लिख दिया कि 1 × अगर हम बात करें 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × सो ऑन, यहां 100 है। अगर मैं बोलूं कि 1 से 100 तक में कुल शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे आप, 100 को सीधे 5 से भाग देंगे और देखेंगे भाजक कितनी बार जा रहा है, ये 20 बार जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर 20 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे और ये डिवाइड तब तक करते रहेंगे जब तक आपका भाजक 5 से कम ना हो जाए। यानी अगर ये देखा जाए 5 के 20, तो टोटल कितने हो गए भाई, 5 के 20, टोटल शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 24 शून्यक होंगे। कितने होंगे, अगर 1 से 100 के बारे में बात करें कि 1 से 100 के बीच में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो टोटल 24 शून्यक होंगे। कितने शून्य होंगे, 24 जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे, जीरोज होंगे। शून्यकों की संख्या जो है वो टोटल कितनी होगी, 24 होगी। तो शून्यकों की संख्या ऐसे ही निकाला जाता है। अगर आगे हम बात करें, जैसे इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, शून्यकों की संख्या बात कर रहा है, तो शून्यकों में यहां पे हम देखेंगे कि ये नंबर्स क्या है हमारे 21 22 23, टोटल कहां तक 21 से स्टार्ट है। कहां से, 21 से स्टार्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम सबसे पहले 1 2 3 हाँ, तो बात हमारी ये रही थी कि शून्यकों की संख्या मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर इसमें शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे हम, अभी हमने आपको बताया है कि अगर हमें शून्यक निकालना है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 सो ऑन, कहां तक निकालेंगे, 60 तक निकालेंगे। कहां तक, 60 तक निकालेंगे। एक से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये ट्रिक तभी काम करेगा जब कंटिन्यू हो। तो पहले 1 से 60 तक, 1 से 60 तक शून्यकों की संख्या हम पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60 को 5 से डिवाइड करेंगे और कितनी बार में जाएगा, 12 5 60। फिर 12 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारा भाजक क्विशेंट 5 से कम ना हो जाए। ये क्या होगा, 5 दूनी 10। टोटल शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 14। अगर 1 से लेकर 60 तक की बात करें तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई, 14 होगी। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कहां से स्टार्ट करना है, हमें 21 से स्टार्ट करना है कि 21 से लेके 60 के बीच में कुल कितने शून्यक हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से 60 तक निकाले, फिर हम क्या करेंगे 1 से लेके और 20 तक, टोटल 20 तक देखेंगे कितने शून्य होंगे। तो 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितने आएगा मेरे भाई, सॉरी 20 को हम
20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। यानी इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4। अगर हमें 21 से 60 तक निकालना है तो क्या करेंगे? शून्य की संख्या अगर हमें निकालनी है तो उस कंडीशन में 14 में से हम 4 लेस कर देंगे। कितना हो गया? शून्यकों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई? 10 होगी। एक बार रिपीट करते हैं, शून्यकों की संख्या अगर हमें निकालना है तो आपके लिए हमने बताया कि कंटिन्यू आप 1 से लेके 60 तक निकालिए। 1 से 60 तक निकालना है। 60 को हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आया, फिर 12 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 14। और वो कहां 14 किस पे होगी? 1 से लेके 60 के बीच में शून्यकों की संख्या होगी। लेकिन हमें क्वेश्चंस में 21 से करना है तो 1 से लेके 20 तक शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, 4 आया। टोटल 14 में से 4 को हम लेस कर देंगे, टोटल शून्यकों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 हो गई। अब जैसे इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, ये भी कंटिन्यू है, 35, 36, 37, 89, 90 तक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई मेरे? सबसे पहले 1 से लेके 90 तक, 1 से 90 तक शून्यकों की संख्या पता करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले शून्यक जो है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू सो ऑन कहां तक? 19 तक। और 19 को हम क्या करेंगे मेरे भाई? 5 से डिवाइड करेंगे। और ये कितनी बार में जाएगा? 18 बार। और फिर 18 को क्या करेंगे? फिर 18 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। और ये कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। टोटल शून्यकों की संख्या कितनी होगी? टोटल शून्यकों की संख्या जो है 21 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 21। लेकिन क्वेश्चंस के अंदर कहां से स्टार्ट कर रहा है? 35 से। 35, 36, 37 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 1 इंटू 2 इंटू 3 और ये कहां तक ले जाएंगे? 34 तक शून्यकों की संख्या पता करेंगे। तो 34 को हम 5 से डिवाइड करेंगे और ये कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। फिर 6 को 5 से डिवाइड करेंगे और ये डिवाइड तब तक करेंगे जब तक भाजक हमारा क्या 5 से कम ना हो जाए। 1। टोटल कितने हो गए मेरे भाई? 7 हो गए। अगर 1 से 90 तक के बीच शून्यकों की संख्या कितनी है हमारी? 21 है। कितनी है? 21 है। उसके बाद क्या करेंगे? हमें 35 से निकालनी है। तो 1 से 34 के बीच शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 7। अब इस केस में शून्यकों की संख्या जो होगी, शून्यकों की जो संख्या होगी वो क्या होगी? 21 में से हम 7 को लेस कर देंगे। कितना आया हमारा? 14 आएगा। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 14 होगी। तो मेरे भाई शून्यकों की संख्या जब भी निकालना होता है, इस तरह के क्वेश्चन आए 20 से पूछता है, 35 से लेकर 90 तक पूछ रहा है, तो 1 से लेकर 90 तक निकालिए। 35 से स्टार्ट करनी है, 1 से लेकर 34 तक शून्यकों की संख्या ऐसे निकाल लेंगे। 34 में 5 से डिवाइड करेंगे 6 बार और डिवाइड करके शून्यकों की संख्या 7 है और 1 से 90 के बीच में कितना है? 21 है। तो 21 में से 7 को लेस कर देंगे तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 14 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी शून्यकों की संख्या। ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चंस आगे जो हम लोग बात कर रहे थे, अगले क्वेश्चन हमारे यहाँ है सेम क्वेश्चंस 41, 42 सेम क्वेश्चन है। अब देखिए, जैसे ऐसे केस में आ जाता है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ऐसे केस में शून्यकों की संख्या पूछ रहा है तो क्या करेंगे? यहां ध्यान दीजिए कि सब 8 है, सबको अगर ऐड करें, 8 के केस में क्या होगा? शून्यकों की संख्या काउंट करेंगे कि मैं देखिए यहां पे क्या है? 32, 32, 100, 100, 40,000 है। 0 0 0 0 4, यहां पे 0 0 0 2 और 3 और यहां पे क्या है? 0 0 0 15। अगर आप देखें तो यहां पे क्या होगा? 0 0 2 0 आया, यानी 2 3 1 4 4 2 6 5 11 के 1 4 3 7 8 1 9। अगर आप बात देखें तो ऐड के केस में जितने कम स्थान पे 0 होगा वही उसका आंसर होता है। ऐड के केस में, जोड़ की केस में अगर सारी संख्याओं को जोड़ा जाए, जिस संख्या में शून्य सबसे कम स्थान पे होगा वही उसका आंसर होगा। यानी शून्यकों की संख्या देखेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 2 आएगा। लेकिन अगर यही मल्टीप्लाई का केस रहता है, जैसे अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि मल्टीप्लाई के केस में क्या होगा। अब देखिए यहां पे मल्टीप्लाई का केस है,
क्वेश्चन ये है कि सबको मल्टीप्लाई किया गया, तो मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, मल्टीप्लाई करने में सारे जीरोस को पहले ऐड कर दीजिए, जोड़ लीजिए, सारे शून्य को जोड़ लिए जाते हैं। शून्य कितने होंगे यहाँ पे मेरे पास कितने शून्य भाई, 3, यहाँ पे कितने शून्य 3, और यहाँ पे कितने शून्य टोटल 4, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी हो रही है 2। टोटल अगर शून्य की बात करें, टोटल हमारे शून्य कितने होंगे, अगर टोटल शून्य की बात करें तो 3 3 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, टोटल कितने शून्य हो रहे हैं, 15 शून्य हो रहे हैं। अगर इन 15 शून्य को हटा दिया जाए तो नंबर क्या बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 32, 32, 1 4 32, और कितना बचेगा 15। लेकिन ध्यान दीजिए, अभी हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि शून्यों की संख्या के लिए, शून्य होने के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 का होना जरूरी है। तो अगर देखा जाए तो फैक्टर अगर गुणनखंड करें तो इस गुणनखंड में क्या आएगा, 5 3 15 आएगा। 2 कहीं से भी उठा लो भैया, 2 यहां पे भी होगा, यहां भी होगा, इसमें भी 2 होगा, तो एक जीरो तो ये भी पैदा हो गई। तो अगर शून्यकों की संख्या बात करें तो सबसे पहले हम शून्य, टोटल शून्य काउंट किए, टोटल शून्य हमारे कितने आ रहे मेरे भाई, 15 शून्य आ रहे हैं। और उस 15 शून्य के बाद क्या है, इनमें भी तो एक शून्य बनेगा, तो टोटल शून्यकों की जो संख्या बात करेंगे, शून्यकों की जो संख्या होगी वो 15 + 1 होगा, कितना होगा 16। तो ध्यान दीजिए, जोड़ के केस में क्या करते हैं, अगर सारी संख्याओं को जोड़ना है, सबसे कम उन संख्याओं में जिस संख्या में शून्य सबसे कम स्थान पे होगा वही उसका आंसर होता था। लेकिन गुणे के केस में क्या होता है, जब सबको आपस में मल्टीप्लाई किया गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यकों की संख्या को हम जोड़ेंगे। शून्यकों की संख्या मैंने यहां जोड़ लिया, उसके बाद देखेंगे बचा हुआ शून्य को हटाने के बाद, शून्यों को हटाने के बाद हम देखते हैं तो यहां पे 32 4 32 15 बचे, 15 के गुणनखंड में 5 होगा जरूर, 5 3 15, और 2 तो आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो एक जीरो यहां भी होंगे, 5 दूनी 10, यानी शून्यकों की संख्या 15 और 1 16, शून्यकों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 16 हो जाएंगे, यानी शून्यकों की संख्या 16 हो जाते हैं। अगले केस में हम देखते हैं, अब यहां पे सेम क्वेश्चन वैसे ही है, एक बार इस पे देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे क्या है, सबसे पहले जीरो हम करेंगे, यहां पे सारा मल्टीप्लाई का केस है, तो मल्टीप्लाई के केस में यहां पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3, यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे 2, और यहां पे क्या है 1, और ये इसका 1, यानी इसका हो गया 1 प्लस, सब ऐड कर लीजिए। अगर आप देखें तो 2 2 4 2 6 2 8 8 3 11, कितने शून्य हो रहे, 11 शून्य, कितने शून्य हो रहे, टोटल 11 शून्य हो रहे हैं, यानी टोटल 11 शून्य हो रहे हैं। और उसके बाद शून्य हटाने के बाद क्या बचता है मेरे पास, शून्य हटाने के बाद 2 4 76 6 3, यानी इसमें कहीं भी 5 नहीं हो रहा है, यानी शून्यकों की संख्या टोटल कितनी होगी 11 होगी। यानी सबसे पहले इस तरह के सवाल जब भी गुणनखंड में आए, नंबरों का गुणनफल है, बोले नंबर आप जीरोस कितने होंगे, तो सबसे पहले हम जीरो को काउंट कर लीजिए। शून्यों को गिनने के बाद, आप शून्य को गिनने के बाद हटा बाकी संख्या जीरो को हटाने के बाद जो नंबर्स आते हैं उनमें देखिए क्या उसमें 2 और 5 कितनी बार है, बस जो नंबर सबसे कम होगा, अगर 5 मान लीजिए 2 बार आया और 4 कई बार आया तो 2 5 है तो 2 जीरो होंगे, तो उसका केस में शून्यकों की संख्या आप फाइंड कर सकते हैं। वैसे केस में देख लीजिए शून्य कितने होंगे, अगर जीरो की बात करें तो 2 जीरो हो गए, चलिए भाई 2 जीरो दिख गए, लेकिन यहां पे एक 5 है तो 5 गुणे 3 होगा, यहां पे 2, इसमें देखिए इसका फैक्टर करेंगे तो 2 × 11, इसका फैक्टर करेंगे तो 7 × 2 × 2 होगा। तो अगर देखा जाए तो 2 शून्य तो मेरे पास है ही, 2 शून्य पहले से ही है, 2 शून्य पहले से ही है मेरे पास, पहले ही 2 शून्य है, और इसमें एक 5 पैदा हो रहा है, इस 5 की वजह से एक जीरो और होंगे, टोटल शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3, शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, आपका क्वेश्चन है कि 12 × 5 × 15 × 24 × 13 × 30 × 75, ये है आपके। तो अगर आप बात यहां करें तो ये जीरो तो दिख रहा,
भाई एक जीरो तो दिख रहा है, एक शून्य तो है मेरे पास, लेकिन अगर बात करें पांच की संख्या काउंट करें, पांच कितनी बार है, एक पांच यहां पे मिलेगा, यहां पे 5 × 3 मिलेगा, यहां पे 5 × 5 हो गए। लेकिन पांच जीरो होने के लिए क्या चाहिए भाई, दो भी तो चाहिए। अब दो देख लो, दो यहां पे कितनी बार मिलेगा, 2 × 2 × 3, यहां पे मिलेंगे 2 × 2 × 2 × 3। तो दो की संख्या अगर आप देखा जाए, पांच की संख्या कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 3 4, यहां भी, यहां तो 3 हो जाएंगे टोटल। तो अगर देखा जाए तो पांच कितनी बार है, 4 बार, और दो की संख्या भी कितनी बार आ रही है, दो की संख्या 5 बार आ रही है, यानी दो कितनी बार है, 5 बार है, और पांच कितनी बार है, 4 बार ही है। तो अगर देखा जाए शून्यकों की संख्या क्या है, एक शून्य होने के लिए, एक जीरो होने के लिए एक, दो और 5 का होना जरूरी है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल शून्यकों की संख्या 4 होगी, यानी 4 शून्य, और एक शून्य पहले इसका था, तो यानी शून्यकों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल यहां पे 5 शून्य होंगे। कितने होंगे, शून्य होंगे। यानी सबसे पहले क्या करते हैं, अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो आप 5 और 2 की संख्या को काउंट करिए। 5 और 2 की संख्या देखें, 5 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या कितनी बार आ रहा है। अगर देखा जाए तो जो अभाज्य संख्या जितना कम आएगा, जैसे 5 यहां पे देखा जाए 4 बार आया है और 2 5 बार आया है, तो शून्यकों की संख्या हम टोटल क्या लेंगे, 4 ही लेंगे। कितने लेंगे, 4, और एक जीरो पहले से ही था यहां पे, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो जाएगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके, ये है क्या, अगर क्वेश्चंस में देखा जाए कि 2 4 6 48 85, ये क्या है, ये अगर आप देखें कि 2 4 6 8 10 12 14, ये क्या है, ये सम संख्या है। सम संख्याओं का, इवन नंबर का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई किया गया है, ये सम संख्याओं का गुणनफल है। क्या है, सम संख्याओं का गुणनफल है। और सम संख्याओं में क्या होती है, 2 4 6 8, यानी दो की संख्या बहुत ज्यादा, काफी संख्या आएगी, दो का नंबर कई बार रिपीट करेगा, लेकिन इसमें 5 कम आएगा। और मैंने जैसे कह चुका हूं कि जीरो होने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है। तो अगर इवन नंबर अगर देखा जाए, इन सम संख्याओं में देखा जाए तो 5 कम मिलेंगे। 5 कहां कहां पे मिलेंगे भाई, 5 अगर आपको 10 पे मिलेंगे, फिर 20 पे मिलेंगे, 30 पे मिलेंगे, 40 पे मिलेंगे, और 50 पे होंगे। यानी अगर सम संख्या की बात करें, टोटल अगर सम संख्याओं की बात करें, तो सम संख्या हमारे कहां मिलेंगे, 10 20 30 40 और 50 पे होंगे। यानी 5 की जो संख्या है, यहां पे 5 देखा जाए, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 छके 30, और यहां पे 5 अठे 40, और यहां पे क्या होगा, 5 × 5 × 2, यानी 5 की संख्या कम मिलेगी। तो 5 की संख्या कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6, यानी शून्यकों की संख्या टोटल कितनी होगी, 6 होगी। यानी अगर 2 से 2 4 6 8 10 12 50, अगर ये सम संख्या का गुणनफल है, तो इसमें सम संख्याओं में 2 की संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी और 5 की संख्या कम आएगी। यानी 5 जो अभाज्य संख्या कितनी बार आ रही है, वो 5 अभाज्य संख्या कहां कहां मिलेगी, वो 5 संख्या अभाज्य संख्या 10 20 30 40 और 50 में मिलेंगे। यानी यहां पे देखा जाए तो 5 की संख्या टोटल कितनी बार आएगी, 5 यहां 10 में मिलेंगे, 20 में मिलेंगे, 30 40 और 50 में मिलेंगे। यानी 5 अभाज्य संख्या टोटल कितनी बार आएगी, वो 6 बार आ रही है टोटल। यानी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। अगर यही विषम संख्या का रहता है, 1 3 5 7, तो उसमें 2 तो आएगा नहीं। विषम संख्या का अगर श्रृंखला बनी हुई है, तो उनके गुणनफल में शून्य की संख्या नहीं आएगी, क्योंकि उसमें 2 मिलेंगे ही नहीं मेरे भाई। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन से भी आते हैं, फैक्टोरियल 100 × 200 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, 100 फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि एक नंबर्स जो कंटिन्यूअस लिखे गए 100 तक, यानी 1 2 3 4 5 6, यहां पे 100 फैक्टोरियल का मतलब है कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 सो ऑन, कहां तक, 100 तक। फैक्टोरियल 100 का मतलब यही है। अभी हमने बात कर रहे थे कि 100 फैक्टोरियल 1 से 100 तक शून्यकों की संख्या कितनी होगी, कैसे निकालेंगे। शून्यकों की संख्या निकालनी है तो 50 को पहले 5 से भाग देंगे, यहां पे कितनी बार जाएगा, 20 बार।
फिर 20 को 5 से भाग देंगे कितनी बार? 4 बार। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। कितनी होगी? 24 होगी। और ध्यान दीजिए यहां पे इंटू फैक्टोरियल 200 है, तो फैक्टोरियल 200 का मतलब क्या हुआ? यानी फैक्टोरियल 200 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू सो ऑन, कहां तक? 200। अब 200 में शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे? इसको 200 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 40 बार। 40 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 8 बार। फिर 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। टोटल शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 49। तो अगर इस केस में देखा जाए कि 100 में शून्यकों की संख्या कितनी है? 24। और 200 में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 49। इस केस में अगर कहता है कि फैक्टोरियल 100 इंटू फैक्टोरियल 200 में शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो मेरे भाई 100 में शून्यकों की संख्या कितनी है? 24। और 200 में शून्यकों की संख्या कितनी आ रही है? 49। स्टार्टिंग में मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन आए हैं कि गुणनफल के केस में शून्यकों की संख्या क्या होती है? आपस में जोड़ दी जाती है। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। अगर आप बात करेंगे फैक्टोरियल 100 इंटू फैक्टोरियल 200 में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो टोटल क्या हो जाएगा? यहां पे 24 प्लस 49। शून्यकों की संख्या गुणनफल के केस में, गुणनफल की केस में क्या होता है? शून्यकों की संख्या को जोड़ दी जाती है। 9 4 13 की 1 4 2 6 7। टोटल शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 73 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 73 हो जाएगी। यानी गुणनफल के केस में जब भी ये पूछता है तो टोटल शून्यकों की संख्या को जोड़ दिया जाता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 1 से लेके 100 तक, 1 2 3 4 100 तक मल्टीप्लाई। तो 100 के बीच में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 24। फैक्टोरियल 200 का मतलब है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 200 तक। इनमें शून्यकों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो 200 को 5 से डिवाइड करेंगे 40 बार, 40 को 5 से डिवाइड करेंगे 8 बार, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 बार, भाजक जाएगा। 200 में शून्यकों की संख्या 49 होगी। ठीक है, तो गुणनफल के केस में शून्यकों की संख्या को क्या कर दिया जाता है मेरे भाई? जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे अभी हमने बात कर रहे थे कि शून्य होने के लिए क्या चाहिए? 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। क्या चाहिए? 2 और 5 का होना चाहिए। तो यहां पे अगर जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए कि 2 के पावर 222 लिखा हुआ, इसका मतलब 2 कितनी बार आ रहा है? 222 बार। और 5 कितनी बार आ रहा है? 555 बार। उस केस में शून्यकों की संख्या क्या होगी? जो सबसे कम घात होगा, यानी 2 का सबसे कम घात होगा, वही उसका शून्य होगा। कितना होगा भाई? उसका शून्य जो है 222 होगा शून्यकों की संख्या। क्योंकि अभी हमने कहा कि एक जीरो होने के लिए एक 2 और एक 5 का होना जरूरी है। 2 जीरो होने के लिए क्या चाहिए? 2 का 2 बार, 5 का 2 बार होना चाहिए। 3 जीरो के लिए क्या चाहिए भाई? 2 का 3 बार और 5 का 3 बार होना चाहिए। इस केस में अगर देखा जाए शून्यकों की संख्या क्या होगी? जो 2 के पावर मिनिमम घात है वही उसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे जोड़ का केस है, सेम क्वेश्चन। यहां पे अगर देखा जाए शून्यकों की संख्या पूछ रहा था, मैंने जोड़ के केस में बताया था कि सबसे कम स्थान पे जो जीरो होगा वही उसका आंसर है। यानी शून्यकों की संख्या क्या होगी? 1 होगी। शून्यकों की संख्या क्या होगी? 1 होगी। अगर जोड़ के केस में नंबरों को आपस में जोड़ा गया है तो देखा जाएगा किस संख्या में शून्य सबसे कम स्थान पे होगा वही उसका आंसर होगा। इस केस में जैसे अगर देखा जाए 10 100 1000 10,000 ऐसे जोड़ा गया है तो शून्य सबसे कम स्थान किस पे है? 10 में है। एक स्थान पे जीरो। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मेरे भाई सिर्फ 1 ही होगा। देखिए जैसे क्वेश्चन हमारा था फैक्टोरियल 100 इंटू फैक्टोरियल 200 और यहाँ पे क्या है? 8 है। तो 8 के में क्या है? इसमें कितने जीरो होंगे? इसमें अगर देखा जाए तो 24 शून्य होंगे और इसमें कितने हो रहे थे? 49 शून्य हो रहे थे। तो जोड़ के केस में जो सबसे कम स्थान पे शून्य होगा वही उसका आंसर होगा। अगर देखा जाए इसमें शून्य कितने होंगे? टोटल 24 होंगे। यानी जोड़ के केस में, एडिंग के केस में, एड के केस में सबसे कम स्थान पे, सबसे कम स्थान पे, सबसे कम स्थान पे शून्य हो वही उसका आंसर होगा। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई? यहां पे 24 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी टोटल? जोड़ के केस में सबसे कम स्थान पे शून्य होगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है,
सुनने को भी एक क्वेश्चन लास्ट हम लोग देखते हैं इसमें। उसमें क्वेश्चंस क्या है, फैक्टोरियल 25। अभी हमने फैक्टोरियल की बात बताया था। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब है, फैक्टोरियल 25 का मतलब है कि 1 से लेके 25 तक कंटिन्यू लिखा गया, 1 2 3 4 5 6। अगर इसमें 5 की बात करें तो क्या करेंगे, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5। फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना, 1। अगर 25 में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 6। 32 में देखेंगे, 32 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 7। अगर 45 की बात करें, फैक्टोरियल 45 का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 45 का मतलब है कि इसका मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहां तक, 45 तक मल्टीप्लाई किया जाए। अगर इसमें देखा जाए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 45 को 5 से डिवाइड करेंगे, 9 बार जाएगा, और 9 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा मेरे भाई, 1 बार जाएगा। तो टोटल शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 10। अगर शून्यकों की बात करें, फैक्टोरियल 25, फैक्टोरियल 32, फैक्टोरियल 45 में शून्यकों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 25 फैक्टोरियल में 6 होंगे, यहां पे क्या होगा, 7 होगा, और यहां पे कितना होगा, 10 होगा। तो शून्यकों की संख्या अगर देखें तो कितना हो गया टोटल, शून्यकों की संख्या उस समय आपकी 23 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। यानी फैक्टोरियल 25, फैक्टोरियल 32, फैक्टोरियल 45 में शून्यकों की जो संख्या होगी वो 23 होगी। अब जैसे इस क्वेश्चन अनटेंड दिया हुआ क्वेश्चन, कई अंकों का मल्टीप्लाई करके रखा गया है, तो अगर इस केस में आप देखें तो जीरोस की संख्या, जीरो कब होगा, जब भी 5 में ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 5 होगा। जब भी 5 में ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा मेरे भाई, 5 आएगा। और जब भी 5 से इवन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आप देखिए यहां पे एक 5 है और दूसरा यहां पे एक इवन नंबर है, ये क्या है आपका, एक इवन नंबर है, तो 0, इसमें शून्यकों की संख्या पूछ रहा है कि नंबरों में इकाई के स्थान पे यूनिट डिजिट पे कौन सा अंक आएगा, तो यूनिट डिजिट पे जो अंक आएगा वो 0 आएगा। यानी यहां पे अगर आपको 5 दिख रहा है और साथ में क्या है, एक इवन नंबर दिख गया, 8 दिख गया, उस केस में क्या होगा, 0 होगा। मेरे भाई आप क्या करेंगे, यहां पे देखिए इसके इकाई का स्थान यूनिट प्लेस पे क्या है, 7, 5, 9, 8, 7 और 6, 7 सारे नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करिए तो आप देख लीजिए 5 8 जा कितना हो गया, 40। और 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। जहां भी आपको 5 दिखा और एक इवन नंबर दिख गया तो 0 मस्ट है। अगर इवन नंबर नहीं है, सारे ऑड नंबर है, उस केस में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा मेरे भाई, 5 आएगा। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 5 आएगा। अभी हम लोग अब जो नंबर सिस्टम से हम लोग बात कर रहे हैं वो है यूनिट डिजिट, इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस में हम देखते हैं, अगर क्वेश्चंस ये हमारे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपस में अगर इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या होगा। अभी हमने क्या बात किया था कि सारे अंकों को इकाई अंक का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई अंक ले लेंगे। यहाँ पे अगर इकाई अंक यहाँ पे 7 है, 9 है, 5 है और 3 है। अभी हमने कहा था कि जब भी 5 से किसी भी ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे क्या होगा, यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा, क्योंकि 5 है, 5 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना हो गया, 45 आएगा। फिर 5 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 35 आएगा। 35 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप देख लीजिए 5 का जब भी यूनिट प्लेस पे अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते तो हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। 5 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 5 ही आंसर होगा। क्या होगा मेरे भाई, 5 होगा। अब देखिए सेम क्वेश्चन आपका ऐसे ही है। अभी हम यहां पे क्या दिख रहा है, 5, यहां पे क्या दिख रहा है, 6, यहां पे 1, 7 और 9। अब इस केस में अगर कहता है कि सारे संख्याओं में इकाई अंकों को आप लिख लीजिए और देखिए 5 के साथ एक इवन नंबर दिख गया
तो क्या हो गया 0, और 0 में जब कहीं भी किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। यानी सीधा सा है, संख्याओं में अगर 5 के साथ केवल ऑड नंबर है, केवल ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मतलब है कि 3, 5, 7, 9 हो, तो उस केस में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा। अगर 5 के साथ केवल ऑड नंबर, केवल इवन नंबर दिखता है, इवन नंबर केवल इवन नंबर हो, उस केस में क्या होगा 0 होगा। अगर 5 के साथ इवन और ऑड दोनों दिख गया तो भी हमारा क्या होगा, यूनिट प्लेस पे 0 ही होगा। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन को देख के बताया जा सकता है कि क्या होगा, यानी 5 के साथ इवन और ऑड दोनों है तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा मेरे भाई, 0 ही आएंगे। क्या आएंगे, 0 आएंगे। अब देखिए, अब पावर के ऊपर, किसी भी बेस के ऊपर पावर है। अब ऐसे केस में क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसके लिए सबसे जरूरी होता है कि इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाना कि पावर के जब संख्याओं में, घातांकी संख्या में, इसको कहते हैं कि घातांकी संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना, घातांकी संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इस तरह के क्वेश्चनों के लिए मेरे भाई कुछ कंसेप्ट है जिसको क्लियर कर लीजिए कि है क्या ये। अगर किसी भी घातांकी संख्या में इकाई का एक है, आधार में एक है, अब पावर कुछ भी हो, यहां पे पावर कुछ भी हो, उसके स्थानीय मान में इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। 5 के लिए भी पावर कुछ भी हो, यहां पे पावर कुछ भी हो, उसका क्या होगा, 5 ही होगा। 6 है, उस पर पावर कुछ भी हो, उसका क्या होगा, 6 होगा। और यहां पे 0 है, उसके ऊपर पावर कुछ भी लिखा हो, उसका क्या होगा, 0 होगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा किसी भी संख्या में इकाई का स्थान पे 1 है और उसके ऊपर पावर कुछ भी हो, उसका इकाई का स्थान क्या होगा, 1 ही होगा। अगर 5 है, उस पर पावर कुछ भी हो तो उसका क्या होगा, 5 ही होगा। 6 के लिए 6 ही होगा और 0 के लिए क्या होगा, 0 होगा। तो मेरे भाइयों, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, किसी भी घातांकी संख्या में अगर संख्या में इकाई का स्थान पे 1 है, उस पर पावर कुछ भी हो, उसका मान क्या होगा, इकाई का स्थान पे 1 ही होगा। संख्या में 0 है इकाई के स्थान पे, उस पर घात पावर कुछ भी हो, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर 6 है, उस पर पावर कुछ हो तो 6 होगी। 5 के लिए 5 होगी। यानी 0, ध्यान दीजिए कि 0, 1, 5 और 6 के लिए संख्या में इकाई के स्थान पे अगर 0, 1, 5, 6 है तो उसका मान नहीं बदलता, उसका मान वही रहेगा, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 ही होगा। उसी तरह दूसरी चीजें हैं, जब 4 और 9 के लिए, जब संख्या में कितनी बड़ी संख्या हो, यानी इकाई का स्थान पे 4 है और उसमें अगर ऑड पावर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 4 ही होगी। और यहां पे अगर इवन पावर है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। यानी 4 के लिए संख्या में इकाई के स्थान पे 4 है और उस पे पावर जो घात है विषम संख्या है तो 4 होगी, अगर सम संख्या है तो इकाई के स्थान पे क्या आएगी, 6 ही आएगी। इसी तरह 9 के लिए भी होता है। 9 है, इकाई के स्थान पे 9 है, संख्या बहुत बड़ी है और इस पे अगर आपका विषम पावर है, ऑड नंबर है, तो उसका क्या होगा, 9 ही होगा। और इस पे अगर सम संख्या है, सम संख्या है तो उस केस में क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो 4 के लिए और 9 के लिए क्या होता है, सम और विषम देखा जाता है, सम और विषम देखा जाता है। यदि संख्या में इकाई के स्थान पे 4 है, उस पर विषम घात है तो 4 होगा और सम घात है तो 6 होगा। संख्या में इकाई के स्थान पे 9 है और उसमें क्या है, अगर आपका विषम घात है तो 9 और सम घात है तो क्या होगा, 1 होगा। यानी 1, 5, 6 और 0 के लिए नहीं बदलता, 4 और 9 के लिए क्या देखते हैं, सम और विषम घात देख लिया जाता है। अब बाकी बचा आपके पास, क्या बचा मेरे पास 2, 3, 7 और 8। तो जो भी पावर है, जो भी घात है, उसको 4 से डिवाइड करिए। जो भी घात है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने पे जो शेष देखेंगे, शेष को देखा जाता है। जैसे क्वेश्चन में है यहां पे भाई 11 है, अभी हमने क्या कहा, यहां पे
1 है तो इसके इकाई का स्थान पे क्या आएगा 1 आएगा। यहां पे 6 है, इसका क्या आएगा भाई 6 आएगा। अब ध्यान दीजिए, अभी हमने 5 का कहा था, 5 का देखा था, तो 5 के लिए क्या होगा, इसके क्या आएगा 5 ही आएगा। क्या आएगा 5 होगा। और अभी हमने बात कहा था आपसे कि अगर 5 दिखे और सम संख्या दिखे तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन 18 के ऊपर 24 पावर है, उसका क्या होगा, ध्यान दीजिए 18 के ऊपर 24 है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 18 के ऊपर शेष क्या बचेगा, यहां पे रिमाइंडर 0 बचेगा। यानी क्या दिख रहा है, रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो 8 के पावर 4, इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका होगा 6 होगा। ये क्या होगा 6 होगा, क्योंकि 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 64, यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे 64 और 4 चौके 16, कितना आएगा 6 आएगा। ध्यान दीजिए मेरे भाई, जब भी 5 दिखता है और कहीं भी 6 दिखा, इवन नंबर दिखा, तो उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उस केस में पहले ध्यान दीजिए, इकाई के अंक जब भी ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, इकाई के स्थान पे अगर 1 5 6 0 है तो सेम नंबर हो जाएगा। 4 और 6 9 के लिए क्या देखते हैं हम, इवन और 8 को देख लिया जाता है। लेकिन 2 3 7 और 8 के लिए जो भी पावर है उस पावर में 4 से हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, पावर में 4 से डिवाइड करेंगे और शेष देखेंगे क्या बचेगा। शेष जब भी आएगा 4 से डिवाइड अगर करेंगे तो शेष हमारे क्या बचेगा 0 1 2 और 3 ही आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पे, अभी यहां पे दिया हुआ है कि 42 के पावर कितना है 35 और 44 के पावर क्या है 3 4 5 6 7। अभी हमने बात किया था आपसे कि 39 के ऊपर 3 5 6 है, और अभी हमने देखा था कि यहां पे कितना है 4 है, और 4 के ऊपर कौन सा पावर है, सम या विषम। भाई मेरे 7 है तो विषम है। 4 के ऊपर जब भी ऑड पावर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी भाई मेरे, उसकी वैल्यू 4 ही होगी। 9 के ऊपर कौन सा पावर है, सम संख्या है। 9 के ऊपर जब भी सम संख्या होगा उसका कितना होगा 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। 4 के ऊपर अगर ऑड है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 4। 9 के ऊपर अगर इवन नंबर है, पावर है, उसकी वैल्यू होगी 1। अब देखिए यहां पे देखा जाए 2 के केस में 42 के पावर 35 है, इसको 4 से डिवाइड करिए, और जब 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा। और 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 होगा। इसका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखा जाए यहां पे क्या हो जाएगा 8 चौके 32, इसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा 2 आएगा। कितना आएगा 32, यानी इकाई के स्थान पे कितना होगा 2 होगा। तो इस तरह का ये क्वेश्चन एसआई में 100% आता है कि इकाई के स्थान पे क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन यहां पे है प्लस का केस है, इसके पहले जितनी भी बात कर रहे थे 8 की बात कर रहे थे। अब यहां पे देख लो मेरे पास क्या है 5 6 7 के पावर कितना है 98 है, प्लस 2 5 8 के पावर कितना है 33 है, प्लस 6 7 8 के पावर कितना है 67 है। अभी हमने क्या कहा, जब भी इकाई के स्थान पे 2 4, इकाई के स्थान पे 2 3 7 और 8 है, उसमें क्या करते हैं हम उस पे घात को 4 से हम डिवाइड करते हैं। यहां पे हम 4 से डिवाइड करेंगे और शेष चेक करेंगे कि शेष कितना हो रहा है। तो भाई इस केस में अगर आप शेष देखो कितना बचेगा 5 6 7 के पावर शेष कितना बचेगा, अगर डिवाइड कर दें तो 2 शेष बचेगा। देख लो कैसे, 98 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 चौके 16, कितना बचा 2 बचेगा। और 7 के पावर 2 होगा तो इसका कितना होगा 9, 7 के पावर 2 7 7 49 9 लिख दो मेरे भाई, प्लस यहां पे डिवाइड करेंगे 2 5 8 के पावर के शेष क्या बचेगा 1 बचेगा, और इसका क्या होगा 8 होगा। 8 के पावर 1 है तो 8 ही होगा, और इसका यहां पे डिवाइड करेंगे 6 7 8 के पावर शेष क्या बचेगा, लास्ट के 2 यानी 3 बचेगा। कैसे 67 में 4 से डिवाइड कर दो, एक बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, 67 है ना, 2 आया 7
6 चौके 24, लास्ट में कितना बचा? 3 बचा। और 8 के पावर 3 है, 8 के पावर 3 का मतलब क्या है? 8 इंटू 8 इंटू 8, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो ना, ये हो गया 64, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, कितना आएगा मेरे भाई? इसका आएगा 2, कितना आएगा? 2 आएगा। अब ध्यान दीजिए यहां पे प्लस 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 है बीच में, तो क्या करेंगे? 8 2 10 और 10 9 19, इकाई के स्थान पे क्या आएगा मेरे भाई? 9 आएगा। ये चीज को बड़ा ध्यान दीजिएगा कि जल्दीबाजी में बच्चे करते क्या है, हमेशा गुणा का केस देखते हैं, गुणा करते आ रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा बीच में प्लस है, बीच में आपका क्या है? प्लस है, जोड़ है, तो हम इकाई के अंकों को जोड़ेंगे। 9 8 2 10 9 19, यानी 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। तो इकाई के स्थानों पे ध्यान दीजिए, जब भी कहता है यूनिट डिजिट, इकाई के स्थान पे क्या आएगा, तो हमेशा, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, कि जब भी इकाई के स्थान पे 0 1 5 और 6 हो, उसका स्थानीय वही अंक होगा। 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5 और 6 के लिए 6। सम और 4 और 9 के लिए सम और विषम देखते हैं। अगर 4 के ऊपर, 4 पे अगर आपका ऑड नंबर है, विषम नंबर है, विषम संख्या है, उसका 4 ही होगा, और सम संख्या है तो 6 होगा। संख्या में इकाई के स्थान पे 9 है, अगर उसपे क्या है? और विषम पावर है, ऑड नंबर है, तो उसका 9 होगा, अगर सम है तो 1 हो जाएगा। लेकिन 2 3 7 और 8 के लिए क्या करते हैं? जो पावर है उस पावर में हम 4 से डिवाइड करते हैं और शेष देखते हैं। शेष क्या बचा? अगर शेष 2 के पावर 1 है तो 2 होगा, शेष 2 बचा है, 2 के पावर 2 है तो 4 होगा, 2 के पावर 3 शेष बचा है तो 8 होगा, 2 के पावर 4 है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज 3 के लिए होता है, 3 के पावर 1 शेष बचा है तो 3, 2 बचा है 9, 3 बचा है 7 और 4 बचा है तो 1। ये ध्यान दीजिएगा। अब खुद देख लो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को है, यहां पे पावर देखिए 7 के ऊपर आपका है 4 5 3 0 4 ट्रिपल 0 है। यहां पे 4 से डिवाइड करने की, जो डिवाइड जब करेंगे लास्ट के 2 अंक, जो लास्ट किसी भी संख्या में लास्ट में 2 जीरो है, वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि इसमें शेष क्या बचेगा? इसका शेष 0 बचेगा। और शेष 0 बचने का मतलब है कि 7 के पावर 4, और 7 के पावर 4 का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये हो गया 49 और ये हो गया 49, 9 9 जा 81। इसका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? इसके यूनिट प्लेस पे मेरे भाई 1 आएगा। यानी 7 के ऊपर जो भी पावर है उस पावर में 4 से मैं डिवाइड करूंगा। डिवाइड के केस में देखिए यहां पे संख्या में घात में 2 जीरो है, वो 4 से पूर्णतः कटेगा, यानी शेष कितना बचेगा? 0। 7 के पावर 0 बचने का मतलब है कि 7 के पावर 4 आएगा, और 7 के पावर 4 का मतलब है 7 इंटू 7 इंटू 7, मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार 49, 2 बार 49, 9 9 81। इकाई के अंक के स्थान पे क्या आएगा? मेरे इकाई के स्थान पे 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अभी हमने बात कर रहे थे कि जब भी 4 के ऊपर 4 घात है, किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पे 4 है और उस पे विषम घात है तो 4, सम घात है तो क्या आएगा? 6 आएगा। 9 के केस में यहां देखिए 4 9 4 9 4 9 है, यहां पे 4 पे कौन सा पावर है भाई? 4 के ऊपर ऑड है, ऑड है तो क्या होगा? इसका 4 होगा। यहां ये 9 पे क्या है? सम है, तो इसका क्या आएगा? 1 आएगा। यहां पे 4 पे क्या है? ऑड है, 23 ऑड है, विषम संख्या जो 2 से नहीं कट रही है मेरे भाई। यहां पे क्या आएगा? इसका क्या आएगा? 4। 9 पे यहां पे सम घात है, इसका कितना आएगा? 1 आएगा। यहां पे इसको देखेंगे, यहां पे 4 है तो इसका क्या होगा मेरे भाई? इसका तो 4 ही रह जाएगा। और इसका देखेंगे क्या है? सम, 9 पे सम घात है, इसका क्या आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। अब सबको टोटल करिए, देखिए बीच में प्लस प्लस है, कितना हो गया मेरे भाई? 4 1 5, 5 4 9, 9 1 10, 10 4 14, 14 और 1 15, यानी 5 आएगा। इसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा मेरे भाई? इसका आया 5, 15, इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 5 आएगा। तो मेरे भाई जब भी देखो 4 की बात करें, संख्या 4 है, संख्या कोई भी हो, इकाई के स्थान पे अगर 4 है, उस पर क्या देखा गया? अगर हम ऑड नंबर है तो 4, 9 पे सम संख्या है, पावर है तो 1। इस तरह आप क्वेश्चन को इकाई के स्थान पे इस तरह क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे हम लोग फिर ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। अगला हम लोग नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड बात करेंगे, डिविजिबिलिटी, विभाजिता के नियम पे और शेषफल प्रमेय पे आधारित क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे। फिर कंटिन्यू हमारी रहेगा एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर, घातांक कड़ी रहेगा अगला, फिर वर्गमूल, घनमूल,
सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के बारे में रहेगा, फिर प्रतिशत, लाभ हानि छूट, सिंपल, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, और वर्क एंड टाइम स्पीड पे भी हमारे चैप्टर कंटिन्यू एसआई के जो भी टॉपिक है या रीजनिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक है हम कंटिन्यू उस पे वीडियो बनाते रहेंगे। आप देखते हुए उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम लेवल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे, जो कई साल रिपीटेड भी क्वेश्चन है, आने के चांसेस है, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसी क्वेश्चन को देख लो, इसमें देख लीजिए यहां पे 7 के पावर है, यानी 5 6 2 7 के पावर क्या है 153 है, 4 से डिवाइड कर दो मेरे भाई, इंटू 671 है, पावर कितना है 230 है। अभी हमने कहा कि एक के ऊपर जो भी पावर है उसकी वैल्यू क्या आएगी, इकाई के स्थान पे एक ही रहेगा। अरे 1 5 0 6 के लिए देखना नहीं है भैया, वही उतार दो। ठीक है, अब 7 के लिए देखो, 153 को 4 से डिवाइड कर दो, 3 बार आएगा 12, यहां हो गया 3, फिर 8 चौके 32, एक आया, तो इसका भी कितना आ रहा है, इसमें भी 7 के पावर शेष क्या बचेगा, इसका शेष 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 7 के पावर 1 है तो क्या होगा यहाँ पे 7, और इसका कितना होगा 1, तो 7 इकाई 7, इकाई के स्थान पे क्या आएगा मेरे भाई, इकाई के स्थान पे 7 आएंगे। कितना आएंगे 7 आएंगे। अब देखिए ये भी क्वेश्चन एसआई लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस तरह के माइनस के रूप में पूछा गया है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन यहां पे ध्यान दीजिए, 7 के पावर 95 है तो क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, यहां भी 3 के पावर 58 है, इसको भी किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 95 को 4 से डिवाइड कर दे तो 4 दूनी 8, फिर 4 तिहाई 12, कितना बचा 7 के पावर शेष कितना बच रहा है 3 बच रहा है, माइनस 3 के ऊपर यहां पे डिवाइड करेंगे, 58 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 इकाई 4, 4 चौके 16, लास्ट में कितना बचा, इसका शेष कितना बच रहा है 2 बच रहा है। अगर 7 के पावर 3 है, 7 के पावर 3 है तो 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना हो गया 49 इंटू 7, 9 7 जा 63, इसके इकाई का स्थान पे क्या आएगा 3, और इसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा मेरे भाई 9 आएगा। 3 के पावर 2 बच रहा है 9 आएगा भाई। मेरी 7 के पावर 95 है, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, और 3 के पावर 58 है, इसकी वैल्यू बड़ी होगी लेकिन 7 से कम होगी। अब देखिए 3 में से 9 नहीं जाएगा तो बगल वाले से क्या करेगा, इस बगल वाले से एक हासिल लेगा, एक हासिल लेगा तो यहां पे कितना होगा 13 हो जाएगा, 13 में से 9 निकलेगा तो क्या आएगा मेरे भाई 4 बचेगा, क्या आएगा 4 होगा। ध्यान दीजिए सबसे पहले मैंने क्या किया, 7 के पावर 95 4 से डिवाइड किया, शेष आया 3, शेष 3 आने का मतलब है 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कितना हो गया 3 आएगा, और 3 के पावर शेष कितना बचा 2, यानी 9 आएगा। 3 में से 9 नहीं जाएगा, एक हासिल करेगा, यहां पे कितना हो जाएगा 13, और 13 में से 9 जाए कितना आएगा 4, यानी इसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा मेरे भाई 4 आएगा, इकाई के स्थान पे क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, हम लोग लास्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं इकाई के स्थान पे। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्वेश्चन है कि 17 के पावर 1999, तो क्या करेंगे इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस यहां पे 11 के पावर 19999 है, माइनस 7 के पावर क्या है 1999 है। तो भाई मेरे अगर हम इसको 4 से डिवाइड, देखिए यहां पे 11 है, और मैंने कहा कि जब इकाई के स्थान पे एक है, पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, और 7 के ऊपर इसको भी 4 से हम डिवाइड करेंगे। अगर 1999 को आप 4 से डिवाइड करिए, लास्ट के 2 अंक डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया 4 चौके 16, 9 चौके 36, फिर 9 चौके 36, लास्ट में कितना बचा 3, और 7 के पावर 3 बचेगा, यहां पे क्या बचेगा शेष कितना बच रहा, शेष हमारा 3 बच रहा, और शेष 3 बचने का मतलब क्या है, शेष 3 बचने का मतलब है कि 7 इंटू 7 इंटू 7 49, और 7 से यानी कितना आ जाएगा, इसका आएगा 3, इसका आएगा कितना 1, और इसका कितना आएगा, इसका भी तो 3 आएगा मेरे भाई, 7 के पावर 3 शेष बचेगा, इसका भी आएगा 3। तो अगर देखा जाए तो ये और ये कैंसिल हो गया, कितना बचेगा
क्योंकि ये माइनस में है, इसका आंसर क्या आएगा, इसके इकाई के स्थान पे क्या बचेगा, एक बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई, एक बचेगा। मेरे दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आज हम लोगों ने नंबर सिस्टम में फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड के बारे में, गुणनखंडों और भाजकों के बारे में बात किया था। फिर दूसरा टॉपिक शून्य ज्ञात करना कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इसके बारे में डिस्कशन किया। और फिर अगला टॉपिक था हम लोगों ने इकाई, यूनिट डिजिट, इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। इस तरह के क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। अब हम लोग नंबर सिस्टम में अगला कंटिन्यू रखेंगे, विभाजिता, डिविजिबिलिटी के रूल पे बात करेंगे और रिमाइंडर थ्योरम पे कि अगर शेषफल क्या बचेगा। इस तरह की विभाजिता के नियम पे क्वेश्चन जरूर आते हैं, हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।